हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम नाउन के केस के विषय में पढ़ेंगे कि नाउन का केस कौन कौन सा होता है, केस कहते किसको हैं। आज इसको देखिए मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। तो देखिए आज नाउन केस के विषय में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। नाउन का केस क्या होता है, देखिए इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड किया हूं उसमें नाउन के विषय में बताया हूं कि कौन कौन से नाउन होते हैं, नाउन का पूरा डिवीजन बताया गया था। उसके बाद आप लोगों को नाउन का नंबर बताया गया था, उसके बाद जेंडर बताया गया था। आज यह इस नाउन से रिलेटेड यह दूसरा वीडियो लेकर आया हूं जो आपको नाउन के केस के विषय में बताया जाएगा इसमें। अब नाउन का केस, केस का मतलब देखिए होता है कारक। जिस प्रकार से प्रोनाउन के केस होते हैं उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों नाउन के भी केस होते हैं। प्रोनाउन के केस के तो बच्चे समझते हैं, लेकिन देखिए नाउन के केस को बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते कि कौन कौन से केस नाउन के होते हैं और उनका क्या यूज है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, नाउन के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 ही केस होते हैं। बहुत से लोग इसको 5, 6 आदि आदि केस के नाम से इसको बताते हैं, लेकिन देखिए अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो नाउन के 3 केस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका सब्जेक्टिव केस, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस भी है, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और आपका तीसरा जो केस है वो पोसेसिव केस है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका मैं अब अलग अलग से क्या करूंगा, इसको सबके विषय में मैं बताऊंगा कि कौन किस केस को हम क्या कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और सीरियल वाइज से मैं इसको आपको बताता चलूं। तो देखिए यहाँ पहला जैसे कि आपको दिया गया है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो सब्जेक्टिव केस आखिर कहते क्या हैं, और इसी का जो दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस। आखिर सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस होते क्या हैं, इनको मैं आपको बता दूं। तो सब्जेक्टिव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्टिव जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट से बना है सब्जेक्टिव, यानी ऐसा नाउन, ऐसा संज्ञा जिसका प्रयोग वाक्य में हम किसके रूप में करते हैं? सब्जेक्ट के। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नाउन जिसका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में करते हैं या नॉमिनेटिव के रूप में करते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट का ही दूसरा नाम होता है क्या? नॉमिनेटिव। तो ऐसा नाउन जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं उसे हम नाउन का सब्जेक्टिव केस कहते हैं। यानी देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे अगर हम लिखें राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर यह राम जो है, ठीक है, यह आपका क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि मैं इसके पहले नाउन वाले वीडियो में बताया था कि नाउन किसको कहते हैं। तो नाउन ऐसा शब्द है जिसको आप क्या करते हैं? देखते हैं या क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ऐसे शब्दों को जो आप चारों तरफ देख रहे हैं या अगर नहीं देख रहे हैं उनको अगर महसूस करते हैं तो ये सभी के सभी शब्द क्या हैं? नाउन है। बहुत ज्यादा इधर उधर की सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए नाउन को मैं बता दिया, और यहाँ पर राम जो है आपका नाउन है, और तो यहाँ पर राम आखिर किसके रूप में प्रयोग किया गया है? यहाँ पर राम जो है, यहाँ पर राम का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, और यह आपका सब्जेक्ट है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला मतलब अंग क्या है? नाउन है। तो यह नाउन जो है, ठीक है, यह किसके स्थान पर आया है? प्यारे विद्यार्थियों, यह सब्जेक्ट बना है। यानी ऐसे नाउन को जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ऐसे नाउन को हम नॉमिनेटिव यानी केस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव। यानी सब्जेक्ट बना, जो नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा उसी नाउन को हम क्या कह देंगे? सब्जेक्टिव केस कह देंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इसको मिटा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो देख लीजिए, सोनू बाईस, सोनू बाईस बाल, सोनू एक गेंद खरीदता है। तो देखिए यहाँ पर सोनू जो है, सोनू ये भी तो नाउन है, इसका भी प्रयोग कहाँ पर किया गया है?
सब्जेक्ट के जगह पे किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है, इसलिए आपका ये जो सोनू जो नाउन है ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि इसका यूज जो है सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है। यानी सीधा सीधा आप जान लीजिए, ऐसा नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ऐसे नाउन को हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं सब्जेक्टिव केस को बहुत ज्यादा मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि सब्जेक्ट आखिर कहते किसको हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पढ़ते बहुत दिनों से आ रहे हैं, जिससे उनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता होगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इसी सब्जेक्ट को अगर कोई नाउन अगर सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो गया है तो उसी को हम क्या कह देंगे, सब्जेक्टिव केस कह देंगे। और अगर कोई नाउन अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं पता होता है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि जो बिगिनिंग में आया है यानी जो शुरू में आया है वही सब्जेक्ट है और जो अंत में आया है वही ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, उसका निर्धारण कौन करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का निर्धारण वर्ब करता है। वर्ब से पहले आए हुए जो चीजें होती हैं वो सब्जेक्ट होती हैं और वर्ब से पहले आया हुआ चीज क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब कुछ विद्यार्थी इस कंफ्यूजन में होते हैं कि सर वर्ब से पहले कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है आप लोगों को बताने का। मतलब वर्ब से मेन वर्ब जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट नहीं मान लेंगे। हेल्पिंग वर्ब से पहले यानी हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, वो वर्ब है ना, तो वर्ब से पहले जो चीजें आती हैं वो सब्जेक्ट होती हैं, और वर्ब से बाद यानी बहुत बाद नहीं, वर्ब के जस्ट बाद तुरंत बाद जो चीजें आती हैं वो क्या होती हैं, जो शब्द आते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। इस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको एक एग्जाम्पल से मैं बता दूं सब्जेक्ट किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। मान लिया अगर हम लिख दिए सुमन कुक्स फूड, सुमन कुक्स फूड। अब देखिए यह एक सेंटेंस लिखा गया है जिसमें अगर कहा जाए कि कौन कौन से शब्द आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आप देखेंगे यहाँ पर सुमन जो है क्या है, नाउन है, कुक क्या है, वर्ब है, और फूड क्या है आपका फिर से नाउन है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यह जो सुमन है, सुमन नाउन है, तो यह नाउन आपका किस स्थान पे है, सब्जेक्ट के, इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे, सब्जेक्टिव केस कह देंगे। इसको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। अब देखिए वर्ब यही है, सुमन क्या करती है, वो पकाने का काम करे, तो पकाना जो है ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले देखिए आया क्या, सब्जेक्ट, और वर्ब से बाद में आया क्या, ऑब्जेक्ट। पर एक तरीका ये है। और इसी को अगर मैं दूसरे शब्दों में बता दूं, बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इस तरीके से नहीं आते हैं, वो कुछ थोड़ा सा पेचीदा होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी आप उसमें संकोच नहीं करेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो अपने उस सेंटेंस में किससे प्रश्न कर लीजिए, कौन से, मतलब हु से प्रश्न कर लीजिए। अगर सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है किसी भी सेंटेंस में तो आप किससे प्रश्न कर लीजिए, हु से, और या हिंदी में कौन से। अगर ऑब्जेक्ट पता करना है तो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए आप प्रश्न कर लीजिए व्हाट से। अब देखिए इन दोनों शब्दों से प्रश्न करके हम देखते हैं कि वास्तव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ पर सुमन कुक्स फूड,
तो सुमन खाना बनाती है। तो यहाँ पर अगर हम कौन से प्रश्न करें तो आप क्या कहेंगे, खाना कौन बनाता है, खाना कौन बनाता है। तो खाना कौन बनाता है, सुमन बनाती है। खाना कौन बनाती है, तो खाना सुमन बनाती है। तो इस प्रकार से देखिए कौन से आपको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। और देखिए अगर हम क्या से प्रश्न कर लें तो क्या से आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर हम कहें सुमन क्या बनाती है, सुमन क्या बनाती है, तो सुमन क्या बनाती है, फूड बनाती है। तो फूड आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों आप कौन और क्या से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पा सकते हैं। अगर इंग्लिश में इसको पूछना है तो इंग्लिश में कह सकते हैं हु कुक्स फूड, हु कुक्स फूड। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सुमन कुक्स फूड, सुमन खाना बनाती है। तो आपको हु से क्या पा जाएंगे, सब्जेक्ट। और ऐसे अगर प्रश्न कर लीजिए व्हाट डज सुमन कुक्स, व्हाट डज सुमन कुक, तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा कि सुमन क्या बनाती है, तो सुमन भोजन बनाती है। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर सुमन आपका नाउन था जो सब्जेक्ट के स्थान पे आया था, तो आपकी क्या हो गई, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस हो गई। यहाँ पर ये वर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो फूड है ये भी तो आपका नाउन है, तो यह जो है यह आपके दूसरे कैटेगरी में आएगा। जो कौन सा केस है नाउन का, यह नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको दूसरे एग्जाम्पल से मैं बता दूं, दूसरे एग्जाम्पल से बताने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। रवि सॉल्व्स अ क्वेश्चन, रवि सॉल्व्स अ क्वेश्चन। अब देखिए रवि एक प्रश्न हल करता है, रवि एक प्रश्न हल करता है। तो देखिए रवि आपका यहाँ पे नाउन हो गया और क्वेश्चन भी क्या हो गया, नाउन हो गया। देखिए रवि भी नाउन हो गया और क्वेश्चन भी नाउन हो गया। तो रवि किस स्थान पे है, सब्जेक्ट के। यह क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। एक ही सेंटेंस में दोनों समझ लीजिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि चूंकि बहुत ही क्या इजी है, बहुत ही आसान है। पोसेसिव केस में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया। दूसरा आपका हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भी क्या है, नाउन है, लेकिन किस स्थान पे आया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है। इसलिए आपका ये कौन सा केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो रवि सॉल्व्स अ क्वेश्चन में रवि हो गया आपका सब्जेक्ट और क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्ट, इसलिए रवि हो गया सब्जेक्टिव केस और क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे कई एग्जाम्पल और भी देकर मैं आपको बता दूं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है और कौन सा सब्जेक्टिव केस है। अगर मान लीजिए मैं लिखूं रोहित टेक्स मनी डेली, रोहित टेक्स मनी डेली। रोहित प्रतिदिन पैसा लेता है, रोहित प्रतिदिन पैसा लेता है। अब देखिए यहाँ पर रोहित क्या हो गया, नाउन, और यहाँ पर टेक हो गया वर्ब, और मनी क्या हो गया, फिर से नाउन, और टेक हो गया आपका एडवर्ब। तो मुझको क्या केवल चाहिए, नाउन चाहिए। तो यहाँ पर रोहित नाउन है और कहाँ आया है, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। और मनी जो है प्यारे विद्यार्थियों ये किस स्थान पे आया है, ऑब्जेक्ट के। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बता दिया कि नाउन का जो केस होता है, जो मेनली 3 काइंड होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं, उसमें सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। अब देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बाद हम चलते हैं पोसेसिव केस पे। और भी जो इसके केस हैं, कारक हैं, उसको भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए पोसेसिव केस, और पोसेसिव केस जो है सब्जेक्टिव, इसका चूंकि मैं हिंदी बताना मिस कर दिया हूं तो मैं आपको बता दूं। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। और यहाँ पर देखिए पोसेसिव केस, पोसेसिव केस का मतलब होता है अधिकरण कारक। विद्यार्थियों इसको जान लीजिए, पोसेसिव केस का मतलब होता है अधिकरण
कारक, इसका नाम क्यों पड़ गया अधिकरण कारक? अधिकरण कारक इसका नाम इसलिए पड़ गया विद्यार्थियों, इसलिए इसका नाम अधिकरण कारक पड़ गया क्योंकि यह क्या बताता है? अधिकार बताता है। यानी नाउन का ऐसा केस जो क्या बताने का काम करे? अधिकार बताने का काम करे, उसको हम पोसेसिव केस कहते हैं। यानी किसी न किसी व्यक्ति का वस्तु पे या किसी न किसी वस्तु पे किसी व्यक्ति का जब अधिकार का बोध होता है तो वहां पे पोसेसिव केस का बोध होता है। तो अब देखिए पोसेसिव केस का मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं कि आखिर पोसेसिव केस किसको कहते हैं। तो देख लीजिए पोसेसिव केस आखिर क्या है। तो पोसेसिव केस देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि पोसेसिव केस आखिर होता क्या है, इसको मैं बताने से पहले मैं पहले इसको बता दूं। एक मतलब टॉपिक है अपोस्ट्रोफ। क्या है? अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ, जिसको आप अपोस्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। अपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? कॉमा और यह यस, किसी भी नाउन के ऊपर ऐसे जो कॉमा बना रहता है और यस बना रहता है उसी को हम अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। और जिस भी नाउन के साथ ये चीजें लगी होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पोसेसिव केस कहते हैं। अब देखिए पोसेसिव केस का एग्जाम्पल देख लीजिए इस तरीके से, जैसे अगर हम कहें राहुल, इस तरीके से देख लीजिए ऐसे लगते हैं अपोस्ट्रॉफी, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम मतलब ऐसे हो जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं अपोस्ट्रॉफी। और अपोस्ट्रॉफी जिन शब्दों में जिन नाउन में लगा होता है वही क्या होते हैं? पोसेसिव केस होते हैं। क्यों? क्योंकि यही अधिकार बताने का काम करते हैं। तो राहुल, ठीक है, राहुल पेन is very costly। राहुल पेन इज वेरी कॉस्टली। राहुल का जो कलम है वो बहुत ही क्या है? कीमती है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर यह जो कॉमा लगा हुआ है और यस लगा हुआ है इसको हम अपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। और जिसका मतलब क्या होता है, इस ऐसे आप समझ लीजिए हिंदी में जब भी का के की होता है तो इसके लिए क्या लगाया जाता है? या तो अपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है या तो क्या लगाया जाता है? ऑफ लगाया जाता है। तो ऑफ से भी मतलब पोसेसिव केस बनाया जाता है। इसको भी हम पोसेसिव केस के मतलब श्रेणी में क्या करेंगे? रखेंगे। चाहे अपोस्ट्रॉफी लगाइए या आप क्या कीजिए? ऑफ का प्रयोग कीजिए। तो देखिए जब हम अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं तो इसका दो रूल है। अपोस्ट्रॉफी यानी कॉमा और यस आप केवल किस में लगाते हैं? सजीवों में। केवल किस में लगाते हैं? सजीव के साथ लगाते हैं। तो कॉमा और यस सजीव के साथ हो जाता है और ऑफ ये दोनों ही हो जाता है सजीव के साथ। लेकिन आप क्या करेंगे? ऑफ का जो प्रयोग है, ये ऑफ का प्रयोग, ठीक है, केवल किसके साथ करेंगे? केवल आप निर्जीव के साथ आपका प्रयोग कर सकते हैं। क्या दिखाने के लिए? पोसेशन शो करने के लिए, यानी अधिकार दिखाने के लिए। और जो नाउन पोसेशन शो करता है, अधिकार दिखाता है, उसी नाउन को हम क्या कहते हैं? पोसेसिव केस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सजीवों में अपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल निर्जीव में किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए का के की का वर्ड मीनिंग मतलब ये दोनों ही होता है, ऑफ भी होता है और पोसेसिव मतलब ये अपोस्ट्रॉफी एस भी होता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर यह जो राहुल पेन इज वेरी कॉस्टली, यहाँ पर ये जो है ये आपका कौन सा केस है? यही आपका पोसेसिव केस है। इसी को आप क्या कहेंगे? पोसेसिव केस कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया ये राहुल पेन इज वेरी कॉस्टली, यानी राहुल का कलम बहुत ही क्या है? कीमती है। तो यहाँ पर ये राहुल में जो अपोस्ट्रॉफी एस कॉमा और यस लगाया गया है इसी को हम मतलब पोसेसिव केस कहते हैं। तो ये हो गया पोसेसिव केस विद्यार्थियों। अब देखिए ऑफ को मैं बता दूं, ये तो सजीवों में लगा सकते हैं आप, ठीक है। अगर मान लीजिए हिंदी के वाक्य से मैं आपको बता दूं, रवि का पतंग, ठीक है, नीला है।
मान लीजिए रवि का पतंग नीला है, तो अगर इसको कहना हो तो देखिए यहाँ पर ये जो का शब्द आया है यही पोसेशन शो कर रहा है। आखिर किसका पतंग? रवि का पतंग। तो पतंग पे किसका अधिकार है? रवि का। तो यहाँ पर देखिए ये का के की वाले जो शब्द होते हैं यही पोसेशन बताते हैं, जिनको हम दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, या तो अपोस्ट्रोफी एस के तरीके से या तो ऑफ लगा के। अब देखिए अगर अपोस्ट्रोफी एस जब हम लगाते हैं तो सीधे लगा लेते हैं, मतलब जैसे है वैसे हम शब्दों को लिख देते हैं, लेकिन जब ऑफ का प्रयोग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो उन शब्दों को उलटना पड़ता है जो का के की से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए पहले हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको बनाए तो ऐसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से आप लिखेंगे रवीश काइट, रवीश काइट। अब आ जाएंगे अंत में इज हो जाएगा, बचा क्या? नीला, ब्लू। तो इस प्रकार से रवीश काइट इज ब्लू। पहला तरीका ये हो गया। अगर दूसरा तरीका आप देखना चाहते हैं तो ऐसे इसको ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, पहले आप पतंग को ले जाएंगे तो पहले हमको द लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा दी काइट, ठीक है, ऑफ। अब का की का मीनिंग हो गया क्या? ऑफ द काइट ऑफ रवि, द काइट ऑफ रवि। अंत में चले जाएंगे इज, उसके बाद हो जाएगा ब्लू। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से ये जो है, ठीक है, इसको भी हम क्या कहेंगे? पोसेसिव केस कहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ये भी हो जाएगा और आपका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, दोनों ही ये पोसेसिव केस में आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केवल ऑफ का प्रयोग जो है आप केवल निर्जीव के साथ करेंगे, और हाँ, ऑफ का प्रयोग केवल निर्जीव के साथ करेंगे, सजीव के साथ ऑफ भी हो जाएगा और सजीव के साथ अपोस्ट्रोफी यस भी हो जाएगा। सजीव के साथ आप अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग केवल करेंगे, निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए विद्यार्थियों ये हो गया पोसेसिव केस। एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्या बता दूं? का के की को अब जब हम अगर ऑफ से लिखना होता है तो का के की का वर्ड मीनिंग आप लिख सकते हैं ऑफ, लेकिन किस कंडीशन में? जब कोई ऑफ का के की आया हो लेकिन इसके दोनों तरफ क्या हो? नाउन नाउन हो, तभी आप क्या कर पाएंगे? आप ऑफ का प्रयोग कर पाएंगे। जब का के की आया, इसको ध्यान से देखिए, जब का के की आया हो और इधर भी नाउन आया हो और इधर भी नाउन आया हो, तब तो उस का के की का मीनिंग आप क्या लिखेंगे? ऑफ लिखेंगे। नहीं तो केवल एक तरफ नाउन और दूसरे तरफ कोई और शब्द आ जाएगा तो उस कंडीशन में जो का के की का मीनिंग होता है ऑफ, उसको आप कर देंगे साफ। तो देखिए अब कहने का मतलब क्या? साफ कर देंगे। इससे क्या मतलब है? मतलब ये है, मान लीजिए इधर नाउन आया हो और उधर क्या आ गया हो? वर्ब आ गया हो, तो उस कंडीशन में ऑफ का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, उसको कर देंगे साफ। तो देखिए विद्यार्थियों ये हो गया पोसेसिव केस। अब इस पोसेसिव केस से आप क्या समझे? पोसेसिव केस ऐसा केस है जो हमेशा क्या बताने का काम करता है? अधिकार बताने का काम करता है। अब देखिए और भी केस होते हैं जिसको वोकेटिव केस कहा जाता है, इसी में बता दे रहा हूं मैं। वोकेटिव केस होता है एक वोकेटिव केस, ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव केस को मैं बताया हूं, उसका भी मतलब दूसरा नाम है एक्सेटिव केस, ठीक है। तो एक्सेटिव केस कहिए या ऑब्जेक्टिव केस कहिए, बात क्या है? बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वोकेटिव केस, वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है? वोकेटिव केस का मतलब होता है विद्यार्थियों संबोधन कारक। वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है? संबोधन कारक, यानी ऐसा नाउन का ऐसा केस जो किसी को क्या करता हो? संबोधित करता हो, ठीक है। ऐसे को हम क्या कहेंगे? वोकेटिव केस कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं एग्जांपल से बता के आपको कंफर्म कर दूं कि क्या है वोकेटिव केस, तो इसको आप देख लीजिए वोकेटिव केस क्या है। तो देखिए अगर मैं लिखूं रवि और यहाँ पे कॉमा दे दूं नीचे, हो गया रवि, ठीक है, और ऐसे कह दूं यू आर अ गुड बॉय, रवि यू आर अ गुड बॉय। तो देखिए यहाँ पर यू आर अ गुड बॉय एक सेंटेंस तो कहा गया है, लेकिन किसको संबोधित करते हुए कहा गया है? रवि को। और रवि है क्या? एक रवि है
नाउन। और यह किस केस में है, देखिए कभी भी कोई भी नाउन आया हो और उसके बाद नीचे कॉमा लगा हो और उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस लिखा गया हो और उसी के विषय में लिखा गया हो, तो देखिए यह जो नाउन होता है वो किस केस में होता है, वो वोकेटिव केस में होता है। और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्यों क्या पड़ गया, वोकेटिव केस पड़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी नाउन को संबोधित करते हुए कुछ क्या क्या किया जाता है, कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आगे लिख देते हैं सुमन, ठीक है, कॉमा यू कैन पास द एग्जाम। सुमन यू कैन पास द एग्जाम, सुमन तुम परीक्षा उत्तीर्ण कर सकती हो। तो किसको कहा गया कि तुम परीक्षा उत्तीर्ण कर सकती हो, किसको कहा गया तुम परीक्षा उत्तीर्ण कर सकती हो, यहाँ पर सुमन को कहा गया है। और सुमन क्या है, एक नाउन है। ये किस केस में है, वोकेटिव केस में है, संबोधन कारक में है। इसका मतलब ऐसे सरल सरल तरीके से समझ जाइए कि जब भी किसी को संबोधित करते हुए, किसी व्यक्ति को अगर संबोधित करते हुए, ठीक है, कुछ कहा जाए और उसके बाद थोड़ा सा अल्प विराम ले लिया गया हो, कॉमा दे दिया गया हो, तो वह व्यक्ति यानी नाउन के रूप में अगर है तो कौन से केस में है, वोकेटिव केस में यानी संबोधन कारक में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका रहा नाउन का केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिया, साथ ही साथ आपको वोकेटिव केस भी बता दिया। इस प्रकार से देखिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको आप सही तरीके से ध्यान देकर देखेंगे तो आपको सभी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसी तरीके से वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को निरंतर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।